वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऐसी फिल्म जिसको बनाने के लिए 16 साल लगे, और ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये फिल्म देख के आप लोग 16 साल का दर्द जरूर महसूस करेंगे। और ये मूवी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर होके बनाई गई है। ये मूवी आप लोगों को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल मिलेगी, जो कि बहुत सारी जबानों में रिलीज की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दर्दनाक कहानी, द गोट लाइफ। अपना घर गिरवी रख के, अपनी जमीन बेच के, माँ के जेवरात बेच के इंडिया से लोग सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए जाते हैं ताकि उनकी फैमिली एक अच्छी जिंदगी बसर कर सके। और वहाँ जाके ऐसा धोखा हो जाता है कि उनका ये सफर एक दर्दनाक कहानी बन जाता है। नजीब और हकीम दोनों के सऊदी एयरपोर्ट पे उतरने के साथ कहानी शुरू हो जाती है। दलाल ने इन दोनों को कंपनी में एज अ हेल्पर काम करने के लिए भेजा था। ये दोनों एयरपोर्ट पे अपने कफील का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को लेने के लिए कोई नहीं आता। ये दोनों लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, बट ये दोनों हिंदी के अलावा ना तो कोई और जबान बोल सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। खैर, किसी तरह ये दोनों एयरपोर्ट पे काम करने वाले आदमी से हेल्प मांगते हैं ताकि वो उनको फोन करके दे सके। और दलाल ने इनको ऑफिस का एक नंबर दिया था। वो आदमी फोन करता है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। फिर वो आदमी बताता है कि आज फ्राइडे है तो ऑफिस बंद होगा, तो तुम दोनों इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। खैर, दिन से रात हो जाती है। एक अरबी इनके पास आता है। वो बहुत गुस्से में था और अरबी में इन दोनों से बात करता है, जो कि इन दोनों को समझ नहीं आती। लेकिन इन दोनों को लगता है शायद यही हमारा कफील होगा। अरबी गुस्से में चला जाता है क्योंकि ये दोनों उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे। वो अरबी फिर से आग बगोला होके इनके पास आ जाता है, इनके पासपोर्ट ले लेता है और अपनी गंदी सी गाड़ी में बैठने को बोलता है। नजीब को प्यास लगी थी और वो अरबी से पानी मांगता है, लेकिन अरबी उनकी जबान समझ नहीं पाता और वो अरबी में बोलता है, बड़बड़ाना बंद करो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ और चुप करके गाड़ी में बैठ जाओ। ये दोनों चुप करके गाड़ी में बैठ जाते हैं और हकीम बोलता है कि हम लोगों को घर फोन करके बता देना चाहिए ताकि घर वाले परेशान ना हो। वो अरबी से किसी टेलीफोन बूथ पे गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन अरबी उसको चुप रहने को बोलता है। अरबी किसी रेगिस्तान में जाके गाड़ी को रोकता है और हकीम को गाड़ी से नीचे उतार देता है। नजीब और हकीम काफी रोते हैं और चिल्लाते हैं और इन लोगों को हिंदी जबान में समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग तो कंपनी में काम करने के लिए आए थे और आप लोग हम दोनों को अलग अलग क्यों कर रहे हो। अरबी इनकी कोई बात नहीं सुनता और नजीब को लेके आगे चला जाता है। काफी दूर जाने के बाद वो नजीब को भी एक बकरियों वाले बाड़े में पहुंचा देता है। इस बाड़े में एक और जालिम अरबी होता है। नजीब फिर से इनको कहता है कि मुझे तो कंपनी के काम के लिए बुलवाया गया था और आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। वो कफील अरबी इसकी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। नजीब को रात के अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। खैर, तब नजीब एक बहुत ही ज़ईफ आदमी को देखता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है और लगता है कि कुछ सालों से वो भी उधर काम कर रहा था। वो आदमी तमिल होता है। नजीब को उसकी जबान भी समझ नहीं आती। नजीब को प्यास लगी थी और पूछने पे तमिल आदमी टैंकी की तरफ इशारा करता है और वो जाके वहाँ से पानी पीता है और अरबी के टेंट में जाके सोने की कोशिश करता है। थकावट की वजह से उसकी आंख लग जाती है और फिल्म पास्ट में जाती है जिसमें नजीब की सऊदीया आने से पहले की जिंदगी के बारे में हमें मालूम होता है। नजीब अपने गाँव की नदी में काम करता था। नजीब की माँ उसके मनपसंद खाने बनाती थी और नजीब अपनी माँ और अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था। नजीब की वाइफ प्रेग्नेंट थी और इनकी फैमिली बहुत खुशहाल थी। बस किसी चीज की कमी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा था। खैर, दिखाया जाता है कि नजीब के दोस्त के जीजा जी लोगों को सऊदीया भेजने का काम करते हैं और वो कहता है कि इनके पास कंपनी के 2 वीजे हैं, अगर तू जाना चाहता है तो मैं बात करता हूँ। और नजीब जाने के लिए तैयार हो जाता है और माँ के जेवर गिरवी रख के पैसा जमा करता है और अपने दोस्त के जीजा जी को पैसे दे देता है। इस तरह से नजीब और इसका दोस्त हकीम सऊदीया आते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। कफील के टेंट में नजीब सो रहा होता है। कफील यानी इसका मालिक, जो के बहुत गुस्सा हो जाता है, पैरों से मार के इसको जगाता है और टेंट से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि बाहर जाके सो। नजीब बाहर जाके एक टूटी फूटी गाड़ी में सो जाता है। अगली सुबह नजीब की आंख खुलती है तो वो उस तमिल आदमी को देखता है जो कि बकरियों का दूध निकाल रहा था। वो नजीब को दूध से भरा बर्तन अरबी को देने के लिए कहता है। नजीब अरबी के पास जाके उसके पाँव में गिर जाता है और गिड़गिड़ाता है कि मुझे घर जाने दो, लेकिन अरबी उसको डांट के बाहर निकाल देता है। कुछ दिन बाद पहला अरबी कफील वापस बाड़े पे आता है। नजीब फिर से अपनी जबान में उसको बताने की कोशिश करता है कि मैं कर्ज लेके यहाँ आया हूँ, मुझसे कहा गया था कि एसी वाला रूम होगा, अच्छा खाना मिलेगा, फैक्ट्री में काम करना होगा, मुझे धोखा दिया गया है, खुदा के लिए मुझे वापस भेज दो। वो अरबी को अपनी एक डायरी दिखाता है जिसपे सऊदीया आने के लिए जो कर्ज उसने लिया होता है वो लिखा था और अरबी इसको फाड़ के फेंक देता
देता है और चुपचाप काम करने को कहता है। नजीब समझ चुका था कि अब मैं इधर फंस चुका हूँ। खैर काफी दिनों से वो भूखा था। अरबी इसको टेंट में बुलाता है और खाने के लिए एक मोटी रोटी का टुकड़ा देता है। नजीब उसको पागलों की तरह खाता है और रोटी उसके हलक से नीचे नहीं उतरती। तब दूसरा कफील उसे कहता है कि इस तरह से रोटी को पानी में डुबोकर खाओ। अगले सीन में नजीब उस तमिल बूढ़े के पास जाता है और पूछता है रोड यहाँ से कितना दूर है, लेकिन उस बूढ़े को तो अपना नाम भी याद नहीं होता। उस सहरा में हाथ मुंह धोने के लिए इनको पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि काफी समय बाद वहाँ पे एक टैंकर आता और टैंकी में पानी भर के चला जाता। इस बार जब पानी का टैंकर आया, नजीब उसके पास जाता है और ड्राइवर से हेल्प मांगता है। अरबी कफील इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है और अपनी बंदूक लेके आ जाता है और नजीब को बंदूक मार के बेहोश कर देता है। अगली सुबह अरबी नजीब को बकरियों का दूध दोने के लिए कहता है। नजीब को वो तमिल बूढ़ा दिखाई नहीं देता जो पहले ये काम करता था। नजीब दूध दोने की कोशिश करता है तो बकरी उसे लात मारती है। खैर वो ये काम भी सीख जाता है और अरबी के कहने पे वो बकरियां चराने भी जाता है। कई दिनों की मुश्किलात के बाद वो बकरियां चराना भी सीख जाता है और वक्त का अंदाजा ही नहीं होता कि कितना आगे निकल चुका है। नजीब जब अपने आप को शीशे में देखता है तो वो अपने आप को ही नहीं पहचानता। उसके बाल और दाढ़ी काफी लंबी हो जाती है और वो अपनी असली हालत खो बैठता है और उसको ये तक मालूम नहीं होता कि वो वहाँ पे कब आया और कैसे आया। ऊँट चराते वक्त नजीब को कुछ गिद्ध दिखाई देते हैं जो कि किसी चीज को नोच के खा रहे होते हैं। असल में वहाँ पे एक लाश थी जिसे देख के पहचानना काफी मुश्किल था और वो लाश उस तमिल बूढ़े की थी जो नजीब से पहले वहाँ पे बकरियां चराया करता था। नजीब समझ जाता है कि उसके साथ भी यही सब कुछ होने वाला है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अरबी उसको देख लेता है और मार मार के उसका पाँव तोड़ देता है। इसके बाद नजीब अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। कुछ महीनों बाद वो बकरियां चरा रहा होता है और बारिश होती है। नजीब बकरियों को लेके एक बड़ी चट्टान के नीचे छुप जाता है और उसी चट्टान के नीचे से एक रास्ता निकलता है और वो रास्ता चट्टान के दूसरी तरफ जाता है। वहाँ पे कोई और आदमी अपनी बकरियों के साथ होता है और वो कोई और नहीं बल्कि नजीब का दोस्त हकीम होता है। पता नहीं कितने सालों बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। हकीम बताता है कुछ दिनों पहले ही मेरा कफील यानी कि उसका मालिक मुझे दूसरे बाड़े से इस बाड़े में लेके आया है और तभी हकीम का कफील आ जाता है और वो भाग जाता है और अगर इन दोनों को एक साथ देख लिया जाता तो इनको बहुत मारता। कुछ दिनों बाद हकीम अपने एक अफ्रीकन साथी को लेके आता है। वो नजीब को बताता है कि इसका नाम कादरी है और ये भागने में हमारी मदद करेगा क्योंकि कादरी को इस इलाके के सारे रास्ते मालूम थे। कादरी उन्हें बताता है कि कुछ दिन बाद कफील के बेटे की शादी है और उस दिन बाड़े पे रखवाली करने वाला कोई नहीं होगा, तो उसी दिन हम लोग यहाँ से भागेंगे। जिस दिन शादी होती है सभी अरबी वहाँ से चले जाते हैं और नजीब आजाद होता है और पानी की टंकी के नीचे न जाने कितने सालों बाद वो नहाता है और चिल्ला चिल्ला के रोता है और वो अपने पुराने कपड़े पहनता है और तभी हकीम और कादरी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि उनका ये सफर किस कदर मुश्किल होगा और उस सुनसान रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। दिन रात ये लोग रेगिस्तान में चल रहे होते हैं। दूर दूर तक रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत थी जिससे बाहर निकलना मानो नामुमकिन लग रहा था। कुछ दिनों से इन लोगों ने पानी भी नहीं पिया होता। प्यास से इन लोगों का बुरा हाल होता है। हकीम को कुछ दूरी पे पानी दिखाई देता है और वो दौड़ के जाता है तो पता चलता है वो धूप में चमकती हुई रेत को पानी समझ रहा था। खैर पानी तो नहीं था, लेकिन पानी न मिलने की वजह से एक ऊंट मरा पड़ा था। कुछ दिनों तक मुसलसल चलते चलते वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। वो लोग बस सूरज की दिशा में चलते जा रहे थे। भूख और प्यास की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है और प्यास की वजह से हकीम तड़प के मर जाता है। नजीब के सामने वो सिसकियां ले लेके मर जाता है, लेकिन कादरी उसको हिम्मत देता है, जब तक हमारी सांसें हैं हम लोगों ने चलते रहना है। और अफसोस हकीम उसी रेगिस्तान की रेत के नीचे दब जाता है। धूप और कई रेगिस्तानी तूफानों का वो लोग सामना करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते और चलते रहते हैं। और इस दौरान चलते चलते रेगिस्तान में उन्हें पानी दिखाई देता है। नजीब भागते हुए पानी के पास जाता है, लेकिन कादरी उसको रोक लेता है और एक कपड़ा भिगो के उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाता है। कादरी को वहाँ एक बोतल मिलती है, वो उसमें पानी भर लेते हैं और फिर से चलते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब नजीब की आंख खुलती है तो कादरी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। कादरी न जाने कहाँ गायब
हो जाता है और नजीब चलते चलते आखिरकार रोड तक पहुंच ही जाता है। बहुत सी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, लेकिन कोई गाड़ी भी नजीब के लिए नहीं रुकती। तभी एक शेख अपनी गाड़ी रोक के नजीब की मदद करता है, उसको गाड़ी में बिठाता है, साथ ही साथ उसको पानी भी पिलाता है और शहर जाके उसको उतार देता है। इधर उधर भटकते हुए नजीब एक होटल के सामने बेहोश हो जाता है। इस होटल में इंडियन वर्कर्स काम करते थे जो कि नजीब को लेके जाते हैं और उसको नहलाते धुलाते हैं। जो लोग इसी तरह से धोखा खा के आते थे ये उन लोगों की मदद करते थे। नजीब अपना पता और नंबर उन लोगों को देता है और वो लोग भारत में उसके घर का पता लगाते हैं। वो लोग नजीब की फैमिली से उसकी बात भी करवाते हैं। सऊदी आने से पहले नजीब की वाइफ प्रेग्नेंट थी। अब उसकी वाइफ बताती है कि उसका बेटा 4 साल का हो गया है, यानी नजीब को 4 साल बीत गए थे। नजीब के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसीलिए उसे जेल में रख दिया जाता है और भी बहुत से लोगों के साथ जो कि अपने कफीलों के पास से भाग के आया करते थे। इस जेल का एक रूल था, अगर कोई कफील अपने गुलाम को पहचान लेता तो वो उसको मार पीट करके अपने साथ ले जाता। अचानक से नजीब का कफील आ जाता है। अब उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि आज से लगभग 4 साल पहले जब कफील हकीम और नजीम को अपने साथ लेके गया था, वो उनके साथ धोखा करके उनको लेकर गया था। यानी वो दोनों लीगल तरीके से आए थे यहाँ पे काम करने के लिए और इनकी कंपनी वाले भी अगले दिन आए होंगे। उस दिन जुम्मे की वजह से छुट्टी थी, लेकिन तब तक कफील धोखे से इनको अपना नौकर बना के ले गया। लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से इनको पता नहीं था, लेकिन कफील को तो मालूम था कि वो इलीगल काम कर रहा है और साथ ही साथ कफील गुलामों का भी दलाल था, जिस वजह से उसने ये सब किया। और अब जेल में नजीब उसका ऑफिशियल गुलाम नहीं था, उसने धोखे से इसे गुलाम बनाया था, इसीलिए उसको अब ले जाने का रूल इस पे लागू नहीं होता था और अब कफील का इस पे कोई हक नहीं था और ना वो इसको वहाँ से लेके जा सकता था। कफील अरबी में नजीम को कहता है, शुक्र मना मैं तेरा ओरिजिनल कफील नहीं हूँ, अगर होता तो मैं तुझे जान से मार डालता। खैर 3 माह बाद नजीम का पेपर वर्क कंप्लीट होता है तो उसे वापस इंडिया भेज दिया जाता है। खैर नजीब की तरह कुछ लोग तो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कहानियाँ उस तमिल की तरह बेजान रेगिस्तान में दब जाती हैं और इनकी लाश को वहाँ के गिद्ध नोच खाते हैं। खैर इस मूवी के अंदर जो कहानी आप लोगों को दिखाई गई है वो नजीब नामी इंसान की एक सच्ची घटना है, जो लगभग 4 सालों से उसी रेगिस्तान में फंसा हुआ था और वहाँ से निकलने के बाद जब वो किसी तरह अपने घर वापस आया तो उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम द गोट लाइफ था, यानी कि भेड़ बकरियों वाली जिंदगी, जो कि 2008 की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। और उसी समय के बाद उसी किताब पे फिल्म बनना शुरू होगी और बनते बनते काफी समय लगा और उस मूवी को 2024 में रिलीज किया गया। रिपोर्ट के हिसाब से हजारों लोगों के साथ इसी तरह से स्कैम किया जाता है, जॉब का लालच दे के आउट ऑफ कंट्री बुलवा लिया जाता है और 30% लोगों के साथ स्कैम किया जाता है। 30% में से सिर्फ और सिर्फ 2% बच जाते हैं, बाकी के या तो शुरुआत में मार दिए जाते हैं या फिर पूरी जिंदगी कफीलों की जानवरों की तरह गुलामी करते हैं, क्योंकि इन लोगों को वहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है। ना ही खाने के लिए कुछ दिया जाता है, ना ही पीने के लिए पानी दिया जाता है, इसीलिए मूवी का नाम द गोट लाइफ रखा गया। तो ये थी द गोट लाइफ की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। शुक्रिया।